बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शहजी उल्लाह फिरासत, आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन से हमला किया, अल-हूसियों का दावा, यूएई ने तस्दीक से इनकार कर दिया। अंसारुल्लाह तहरीक ने कहा, सऊदी इत्तेहाद के तमाम दारुल हुकूमत निशाने पर हैं, हमलों पर खामोश नहीं बैठ सकते। फलस्तीनी नौजवान के हमले में एक इसराइली हलाक, मगरबी किनारे में कई जगह फौज के धावे। मस्जिद अक्सा के करीब फलस्तीनी नमाजियों और पुलिस में झड़पें, कई जख्मी। अमेरिका जंग शुरू करेगा तो खत्म हम करेंगे, ट्रंप की धमकियों पर ईरान के मेजर जनरल कासिम सुलेमानी का जवाब। पाकिस्तान में हुकूमत बनाने के लिए जबरदस्त सरगर्मियां, पंजाब में मुस्लिम लीग नून और पीटीआई दोनों दावेदार, इमरान खान के बंगले पर मुबारकबाद देने वालों का तांता। पाकिस्तान में हारने वाली जमातें नतीजे के खिलाफ सड़कों पर निकलेंगी, फजलुर रहमान ने कहा, सिविलियन हुकूमत की आड़ में मार्शल लॉ कबूल नहीं। ब्रिक्स मुल्कों ने ताउन बढ़ाने से किया इत्तेफाक, अमेरिका पर तिजारती जंग छेड़ने का इल्जाम। जब चांद, सूरज और जमीन एक सफ में आ गए, सदी का सबसे लंबा चांद ग्रहण शुरू। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। यमन के अल-हूसियों ने कहा है कि उन्होंने अबू धाबी के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ड्रोन से निशाना बनाया है। अल-मसीरा टेलीविजन चैनल ने अल-हूसियों के हवाले से कहा कि उन्होंने समत-3 ड्रोन के जरिए अबू धाबी एयरपोर्ट पर 3 हमले किए। फौरी तौर पर यह बात मालूम नहीं हो सकी कि क्या इस हमले में कोई नुकसान हुआ। इससे पहले दिन में अबू धाबी एयरपोर्ट ने ट्विटर पर कहा कि एक वाकया पेश आया जिसका ताल्लुक एक सप्लाई व्हीकल से है, लेकिन इससे ऑपरेशंस मुतासर नहीं हुए। यह बात साफ नहीं है कि क्या इस बयान का ताल्लुक अल-हूसियों के ड्रोन हमले से है, लेकिन यूएई के एक ओहदेदार ने न्यूज एजेंसी रॉयटर को बताया कि ऐसा कोई हमला नहीं हुआ। अल-हूसियों के तर्जुमान जनरल अब्दुल्ला अल-जाफरी ने कहा कि ड्रोन हमले से अल-हूसियों की ताकत साबित होती है कि वो सऊदी इत्तेहाद के मुल्कों में सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना सकते हैं। अल-हूसियों के एक और तर्जुमान अब्दुल्ला अल-जाबरी ने दावा किया कि अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमले के बाद फ्लाइट्स रोक दी गईं। पहली मर्तबा अल-हूसियों ने एयरपोर्ट को निशाना बनाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया। जाफरी ने अल-मसीरा टेलीविजन चैनल से फोन पर बातचीत करते हुए कहा कि अल-हूसियों के हमले से यह जाहिर होता है कि हमारे सिपाही कागजी शेर नहीं है, जैसा कि हमारे दुश्मन दावा करते हैं। इन लोगों ने पहले हमारा मजाक उड़ाया, लेकिन मैं ये बात साफ करना चाहता हूं कि अगला मरहला यह होगा कि सऊदी अरब और यूएई में हमारे दुश्मनों के इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया जाएगा। यूएई ओहदेदारों की तरफ से अल-हूसियों के हमले के दावे को रद्द करने के बावजूद सोशल मीडिया पर कई मुसाफिरों ने कहा है कि फ्लाइट देर से चली। अल-हूसियों के तर्जुमान मोहम्मद अब्दुल सलाम ने अल जजीरा को बताया कि यूएई की तरफ से हमले से इनकार झूठ है, वो एक नई जमीनी हकीकत को रद्द नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि जब बात हमारे हमलों की होती है तो हम इस ताल्लुक से खड़े किए जाने वाले हव्वे को समझ नहीं पाते। हम हालत जंग में हैं, हम पर रोजाना हमले हो रहे हैं और दिन में हमारे कई लोगों को कत्ल किया जाता है। हमारे शहरों और एयरपोर्ट को सऊदी अरब और यूएई का इत्तेहाद निशाना बनाता है, तो ये लोग उनके ठिकानों पर हमारे हमलों से हैरान क्यों हैं। इस दौरान अरब मीडिया में अल-हूसियों पर इल्जाम लगाया गया है कि वो दुनिया में बिजली की सप्लाई के लिए खतरा बन गए हैं। सऊदी अरब के 2 ऑयल टैंकर्स पर रेड सी में हमले के बाद यह इल्जाम लगाया गया। सऊदी अरब ने इस हमले के बाद बाब अल मंदब से अपने जहाजों के सफर को रोक दिया।
अलहूसियों ने कहा कि सऊदी इत्तेहाद में शामिल मुल्कों के दारुल हुकूमत उनकी जवाबी कार्रवाइयों से महफूज नहीं है। अलहूसियों के तर्जुमान मोहम्मद अब्दुल सलाम ने कतर के अल जजीरा चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि अलहूसियों की फौज दूसरे मुल्कों पर बमबारी करना नहीं चाहती, लेकिन यमन पर हमलों के बाद वो खामोश नहीं बैठ सकते। अरब इत्तेहाद के दारुल हुकूमत महफूज नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि हम किसी को हलाक नहीं करेंगे, हम किसी पर बमबारी नहीं करेंगे, लेकिन हम पर हमलों की सूरत में खामोश भी नहीं बैठेंगे। यमन जंग में अब तक कम से कम 10,000 लोग हलाक और हजारों दूसरे जख्मी हुए हैं। 20 मिलियन से ज्यादा यमनियों को मदद की फौरी जरूरत है। लाखों लोग कहत का शिकार हैं और हजारों लोग बीमारियों से मुतासिर हैं, जिनमें हैजा सबसे बड़ी बीमारी है। यमन के हुदैदा में सऊदी अरब के जंगी हवाई जहाजों के ताजा हमले में कम से कम 6 मछेरे हलाक और कई जख्मी हुए। ईरान की अल कुद्स फोर्स ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों का जवाब देते हुए कहा कि अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ जंग शुरू करेगा तो ईरान अमेरिका को तबाह कर देगा। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की खुसूसी फोर्स की कमांडर मेजर जनरल कासिम सुलेमानी ने अमेरिका को वार्निंग दी कि वो जंग शुरू ना करे। ट्रंप की धमकियों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि तुम जंग शुरू करोगे तो इसे हम खत्म करेंगे। तुम्हें ईरानी अवाम और हमारी जमहूरिया के सदर की तौहीन नहीं करनी चाहिए। तुम जानते हो खित्ते में हमारी ताकत और जंग की हमारी सलाहियत क्या है। इस तरह अमेरिका और ईरान के दरमियान लफ्जी जंग और तेज हो गई है। ईरान के सदर हसन रूहानी ने कुछ दिन पहले अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को वार्निंग दी थी कि वो ईरान के साथ तनाव ना बढ़ाए। उन्होंने कहा था कि ईरान के साथ जंग तमाम जंगों की मां साबित होगी। ईरान के एक और फौजी जनरल मोहम्मद अली जाफरी ने कहा है कि ईरान उसके खिलाफ फौजी कार्रवाइयों की धमकियों को संजीदगी से नहीं लेता, क्योंकि ईरान के खिलाफ जंग के दुश्मनों पर बहुत बुरे असरात पड़ेंगे। उन्होंने तेहरान में स्टूडेंट से खिताब करते हुए कहा कि दुश्मनों की तरफ से जंग की धमकियां संजीदा नहीं है, ये खोखली बातें हैं। हमारे पास ताकत है, हम उनका जवाब देंगे। ईरानी फौज की शाख रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर ने कहा कि दुश्मन नर्म जंग के जरिए ईरान को धक्का पहुंचाने की कोशिश में है। सीरिया में बशार अल असद हुकूमत से बातचीत के लिए कुर्दों और अरबों की मिली जुली फोर्स एसडीएफ के एक डेलीगेशन ने दमिश्क का दौरा किया। एसडीएफ को अमेरिका की मदद हासिल है। एसडीएफ ने कुर्दों के इलाके में कंट्रोल के बारे में बशार हुकूमत के ओहदेदारों से बातचीत की। यह इस तरह का पहला दौरा है। व्हाइट हेलमेट्स तंजीम ने यूनाइटेड नेशन से कहा है कि वो सीरिया में फंसे हुए वॉलंटियर्स को बचाए। व्हाइट हेलमेट्स के सीनियर अरकान ने कहा कि हम चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशंस या कोई आलमी एजेंसी दराज से उनके वॉलंटियर्स को इदलीब ले जाए ताकि हम सीरिया के नॉर्थ में काम जारी रख सकें। हाल ही में व्हाइट हेलमेट्स के कई लीडर्स और कारकुनों को इसराइल और जॉर्डन पहुंचाया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट में कहा कि सीरिया की जेलों में सैकड़ों कैदियों की मौत हो गई। इस रिपोर्ट में कहा गया कि सीरियन ओहदेदारों ने खुद इस बात का इकरार किया। इसराइली फौज ने मगरबी किनारे में कई जगह धावे किए। एक फलस्तीनी हमला आवर ने एक यहूदी बस्ती में घुसकर हमला किया। इस हमले में एक इसराइली हलाक हुआ और 2 जख्मी हुए, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। बताया गया कि इनमें से एक फलस्तीनी की हालत नाजुक है। इसराइली फौज ने कहा कि उसने 4 फलस्तीनियों को पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया। हमला आवर फलस्तीनी को गोली मार दी गई। हमास की फौजी शाख ने एक बयान जारी करते हुए हमले की तारीफ की, लेकिन इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। इसराइली ओहदेदारों ने कहा कि एक फलस्तीनी ने एडम सेटलमेंट इलाके में यह कार्रवाई की और एक घर में घुसकर 3 लोगों पर चाकू से हमला किया। हमास के तर्जुमान फौजी बरहुम ने कहा कि यह बहुत बहादुरी से किया गया एक ऑपरेशन था और हमारे लोगों के खिलाफ इसराइल की काबिज ताकत के मुसलसल किए जाने वाले जराइम का जवाब था। एक दिन पहले इसराइल ने गजा में हवाई हमले करते हुए हमास के 3 कारकुनों को हलाक कर दिया था। हमास और दूसरे फलस्तीनी ग्रुप्स ने कहा था कि वो इस कार्रवाई का बदला लेंगे। इसराइली पार्लियामेंट ने कुछ दिन पहले एक नया कानून मंजूर किया था, जिसके तहत इसराइल को सिर्फ यहूदियों के लिए मखसूस रियासत करार दिया गया था। इस बिल की मुखालिफत करने वालों का कहना है कि इससे इसराइल के फलस्तीनी अरब शहरियों को नुकसान होगा। जुमे को मस्जिद अक्सा के करीब फलस्तीनी नमाजियों और इसराइली फौज के दरमियान झड़पें हुई। इसराइली पुलिस ने बताया कि फौज और पुलिस पर जबरदस्त पथराव किया गया और पेट्रोल बम फेंके गए। फलस्तीनी ओहदेदारों ने बताया कि झड़पों में कई लोग जख्मी हुए। इसराइली ओहदेदारों ने फलस्तीनी नमाजियों पर कई पाबंदियां लगाई थी। इसके बावजूद बड़ी तादाद ने जुमे की नमाज अदा की। इसराइल के वजीर फौजी उमूर ने कहा कि मगरबी किनारे में चाकू से हमले के वाक़े के बाद यहूदी आबादकारों के लिए 400 हाउसिंग यूनिट बनाई जाएंगी। ये यहूदी बस्ती एडम सेटलमेंट नामी इलाके में बनाई जाएगी। एविगो लबमान ने ट्विटर पर लिखा कि दहशतगर्दी का सबसे बेहतरीन जवाब यह है कि यहूदी बस्तियों की तामीर को तेज किया जाए। इराक
के सबसे अहम शिया आलिम आयतुल्लाह अली अल सिस्तानी के नुमाइंदे ने कहा कि मुल्क में जल्द से जल्द हुकूमत बनाई जाए ताकि करप्शन से मुकाबला किया जा सके और गरीबों को बुनियादी सहूलतें पहुंचाई जा सकें। अल सिस्तानी के नुमाइंदे ने जुमे का खुतबा देते हुए मौजूदा हुकूमत के वजीर आजम हैदर अल अब्बादी से कहा कि वो बुनियादी खिदमात और नौकरियों का मुतालबा करने वाले एहतजाजियों की बातें सुने। सिस्तानी के नुमाइंदे ने करबला में जुमे का खुतबा देते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत को चाहिए कि वो आम लोगों की तकलीफों को कम करने के लिए शहरियों के मुतालबात पर तवज्जो दे। अवाम में एक ऐसे वक्त बेचैनी बढ़ती जा रही है जब सियासतदान 12 मई के इलेक्शंस के बाद हुकूमत बनाने के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। दुनिया भर से मैं वक्त हो गया छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फरासत। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन से हमला किया, अल हूसियों का दावा, यूएई ने तस्दीक से इनकार कर दिया। अंसारुल्लाह तहरीक ने कहा सऊदी इत्तेहाद के तमाम दारुल हुकूमत निशाने पर हैं, हमलों पर खामोश नहीं बैठ सकते। फलस्तीनी नौजवान के हमले में एक इस्राएली हलाक, मगरबी किनारे में कई जगह फौज के धावे। मस्जिद अक्सा के करीब फलस्तीनी नमाजियों और पुलिस में झड़पें, कई जख्मी। अमेरिका जंग शुरू करेगा तो खत्म हम करेंगे, ट्रंप की धमकियों पर ईरान के मेजर जनरल कासिम सुलेमानी का जवाब। पाकिस्तान में हुकूमत बनाने के लिए जबरदस्त सरगर्मियां, पंजाब में मुस्लिम लीग नून और पीटीआई दोनों दावेदार, इमरान खान के बंगले पर मुबारकबाद देने वालों का तांता। पाकिस्तान में हारने वाली जमातें नतीजे के खिलाफ सड़कों पर निकलेंगी, फजलुर रहमान ने कहा सिविलियन हुकूमत की आड़ में मार्शल लॉ कबूल नहीं। ब्रिक्स मुल्कों ने ताउन बढ़ाने से किया इत्तेफाक, अमेरिका पर तिजारती जंग छेड़ने का इल्जाम। जब चांद, सूरज और जमीन एक सफ में आ गए, सदी का सबसे लंबा चांद ग्रहण शुरू। डायरेक्ट इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को शुरुआत करते हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने कतई नतीजे जारी कर दिए हैं। यह बात तय है कि इमरान खान की तहरीक इंसाफ पार्टी सबसे बड़ी जमात है और वही हुकूमत बनाने की पोजीशन में है, लेकिन उसे अभी कुछ और सीटों की जरूरत है। जुमे को दिन में इलेक्शन कमीशन के ओहदेदारों ने कहा कि अब सिर्फ 11 सीटों की गिनती बाकी रह गई है। तहरीक इंसाफ ने 114 सीटें हासिल की हैं और पार्लियामेंट की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। मुस्लिम लीग नून ने 63 और पीपल्स पार्टी ने 43 सीटें हासिल की हैं। इस दौरान पाकिस्तान के इलेक्शंस में धांधलियों के इल्जामात जोरों शोर से लगाए जाने लगे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले कुछ दिन पाकिस्तान की सियासत के लिए बहुत नाजुक होंगे, क्योंकि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दूसरी जमातें मिलकर मुजाहरे और एहतजाज की तैयारी कर रही है। अब यह सूरत हाल इमरान खान और उनकी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मुस्लिम लीग नून ने भी नतीजों को रद्द कर दिया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने धांधलियों का इल्जाम लगाया। इसके अलावा जमीयतुल उलमा इस्लाम, मौलाना फजलुर रहमान और खादिम हुसैन रिजवी की तहरीक लब्बैक ने भी धांधलियों का इल्जाम लगाया और एजिटेशन की धमकी दी।
पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने कराची प्रेस क्लब में धरना दिया। MQM के लीडर्स फारूक सत्तार, खालिद महमूद ने इस्लामाबाद पहुंचते हुए इलेक्शन कमीशन से नुमाइंदगी की। उन्होंने दावा किया कि वोटिंग खत्म होने के बाद धांधलियां की गईं। उन्होंने बास पोलिंग स्टेशन में दोबारा गिनती का मुतालबा किया। इन इलेक्शन में कराची में MQM को जबरदस्त धक्का लगा है। यूरोपीय यूनियन की एक टीम ने कहा कि पाकिस्तान के इलेक्शन से पहले मुहिम में तमाम पार्टियों के लिए बराबरी के मौके हासिल नहीं थे। यूरोपीय यूनियन की इलेक्शन ऑब्जर्वर मिशेल गैलप ने कहा कि हम इस नतीजे पर पहुंचे कि मौकों की बराबरी हासिल नहीं थी। पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने धांधलियों के इल्जामात को रद्द कर दिया और कहा कि तकनीकी मसाइल की वजह से नतीजों में कुछ देर हुई। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे या प्रोविंस पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए जबरदस्त सरगर्मियां हो रही हैं। नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून और इमरान खान की तहरीक इंसाफ दोनों ने ही हुकूमत बनाने के दावे पेश किए हैं। पंजाब में मुस्लिम लीग नून को तहरीक इंसाफ पर मामूली लीड हासिल है और दोनों ही जमातों को हुकूमत बनाने के लिए दूसरी जमातों और आज़ाद अरकान की तायद की ज़रूरत है। मुस्लिम लीग के लीडर हमजा शरीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि उनकी पार्टी मुख्तलिफ सियासी जमातों से बातचीत कर रही है और उन्होंने धमकी दी कि अगर मुस्लिम लीग नून को हुकूमत बनाने से रोका गया तो अच्छा नहीं होगा। पंजाब में मुस्लिम लीग नून को 127 और तहरीक इंसाफ को 122 सीटें हासिल हुई हैं। इस दौरान तहरीक इंसाफ के कैंप में इस बारे में गौर किया जा रहा है कि हुकूमत बनाने के लिए किसकी तायद हासिल की जाए। इमरान खान अपने हामियों के साथ और अपने माहिरीन के साथ सलाह मशवरे में मसरूफ हैं। इस दौरान उनके बंगले बनी गाला पर मुबारकबाद देने वालों का तांता बंधा हुआ है। पाकिस्तान में मजहबी जमातों के इत्तेहाद के लीडर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि उनका इत्तेहाद जमहूरी हुकूमत की आड़ में मार्शल लॉ कबूल नहीं करेगा। इमरान खान ने एक दिन पहले फतेह का ऐलान किया। उन्होंने अपनी 1 घंटे से ज्यादा देर की तकरीर के दौरान कहा कि वो पाकिस्तान में एक मिसाली रियासत बनाना चाहते हैं, जिस तरह मदीना मुनव्वरा में पहली इस्लामी रियासत बनाई गई थी। उन्होंने हिंदुस्तानी फौज पर कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का इल्जाम लगाया, लेकिन कहा कि वो कश्मीर मसले को हल करने के लिए इंडिया के साथ बातचीत करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर हिंदुस्तान 1 कदम आगे बढ़ेगा तो पाकिस्तान 2 कदम आगे बढ़ेगा। अमेरिका ने तुर्की को एक गिरफ्तार पादरी के हवाले से धमकी दी और कहा कि उसके खिलाफ पाबंदियां लगाई जाएंगी। तुर्की में इस पादरी पर दहशतगर्दी और जासूसी के इल्जामात हैं। नायब सदर माइक पेंस ने कहा कि अगर तुर्की इस पादरी एंड्रू क्रेग को रिहा नहीं करेगा तो अमेरिका तुर्की के खिलाफ पाबंदियां लगाएगा। इस दौरान तुर्की की हुकूमत ने कहा कि वो धमकियों को बर्दाश्त नहीं करेगी। तुर्की के वजीर खारजा मेवलूद कावुसोगलू ने ट्विटर पर कहा कि कोई भी हम पर हुक्म नहीं चला सकता। इस तरह अमेरिका और तुर्की के दरमियान एक लफ्जी जंग शुरू हो गई है। 50 साल पादरी का ताल्लुक नॉर्थ कैरोलिना से है। उसे 1 साल पहले गिरफ्तार किया गया था। हाल ही में उसे रिहाई के बाद फिर से नजरबंद कर दिया गया और इसके लिए सेहत के मसाइल को वजह बताई गई। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर पर लिखा कि अमेरिका पादरी की गिरफ्तारी के लिए तुर्की के खिलाफ पाबंदियां लगाएगा। ट्रंप ने कहा कि ये एक बेकसूर ईसाई है जिसे फौरी रिहा करना चाहिए। ब्रिक्स मुल्कों ने कहा कि वो एक दूसरे के साथ तिजारती ताउन बढ़ाएंगे। ये बात एक ऐसे वक्त कही गई जब अमेरिका जोरों शोर से कई मुल्कों के खिलाफ तिजारती जंग छेड़े हुए है और मनमानी फैसले कर रहा है। जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स मुल्कों ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका के लीडर्स की मीटिंग हुई, जिसके बाद एक बयान जारी किया गया। इस बयान में कहा गया कि हम बाज़ तरक्की याफ्ता मईशतों में मईशत या इकोनॉमी के हवाले से किए जाने वाले पॉलिसी फैसलों के असरात पर फिक्रमंद हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया के तिजारती निज़ाम को गैर मामूली चैलेंजेस का सामना हो गया है, जिसकी वजह अमेरिका के इक़दामात हैं। उन्होंने एक खुली आलमी मईशत की अहमियत पर जोर दिया। मुसलसल दूसरे दिन ब्रिक्स मुल्कों के लीडर्स की यह मीटिंग हुई। चाइना के सदर जी जिनपिंग ने इस मौके पर कहा कि हमें चाहिए कि हम मल्टीलैटरल या हमारुखी निज़ाम के पाबंद रहें। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स मुल्कों को अपनी पार्टनरशिप मजबूत करनी चाहिए और एक दूसरे को सुनहरे दह में ले जाना चाहिए। इस कॉन्फ्रेंस में साउथ अफ्रीका के सदर साइरिल रामाफोसा, ब्राजील के सदर मिशेल टेमर, रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया। पुतिन ने ब्रिक्स समिट से खिताब करते हुए कहा कि आलमी मईशत में ब्रिक्स का एक अनोखा मकाम है। ये दुनिया की सबसे बड़ी मंडी है। 2017 में ब्रिक्स मुल्कों के बीच तिजारत में 30% का इजाफा हुआ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर कहा कि डिजिटल इनकलाब से ब्रिक्स मुल्कों और दूसरी मईशतों में नए मौके खुले हैं। उन्होंने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी की ज़रूरत पर जोर दिया।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और चाइना के सदर जी जिनपिंग ने ताल्लुकात को बेहतर बनाने की रफ्तार बरकरार रखने से इत्तेफाक किया है। दोनों लीडर्स की जोहानिसबर्ग में मुलाकात हुई। इस मौके पर फैसला किया गया कि चाइना के वज़ीर दिफा अगले महीने इंडिया का दौरा करेंगे। एक दिन पहले अमेरिका की मीडिया में कहा गया था कि चाइना ने डोकलाम में फिर से अपनी सरगर्मियां शुरू कर दी हैं, लेकिन हिंदुस्तानी ओहदेदारों ने इस दावे को नजरअंदाज कर दिया। इस सदी का सबसे लंबा चांद गहन दुनिया के कई हिस्सों में देखा जा रहा है। ये कोई मामूली चांद गहन नहीं है। अमेरिका के खलाई इदारे नासा ने कहा कि ये 21वीं सदी का सबसे लंबा चांद गहन है। बाज़ मुल्कों में ये चांद गहन 1 घंटा 43 मिनट तक देखा जा सकता है। मुकम्मल चांद गहन में ज़मीन, सूरज और चांद सीधी लकीर में आ जाते हैं और चांद सूरज से ज़मीन की मुखालिफ समत आ जाता है। जैसे जैसे पूरा चांद ज़मीन के साए में चला जाता है, उसकी रोशनी ड्रामाई तौर पर कम हो जाती है, लेकिन सूरज की रोशनी की वजह से ये नजर आता रहता है। ये ब्लड मून है। इस चांद गहन के दौरान चांद तांबे के रंग का हो जाता है। यूरोप, अफ्रीका, मिडल ईस्ट, सेंट्रल एशिया के ज्यादातर हिस्सों में ये चांद गहन देखा जा रहा है। कई जगह चांद गहन को देखने के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। हिंदुस्तान में चांद गहन शुरू होने का वक्त रात 11:15 बजे है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। अबुधाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन से हमला किया, अल-हूसियों का दावा, यूएई ने तस्दीक से इनकार कर दिया। अंसारुल्लाह तहरीक ने कहा सऊदी इत्तेहाद के तमाम दारुल हुकूमत निशाने पर हैं, हमलों पर खामोश नहीं बैठ सकते। फलस्तीनी नौजवान के हमले में एक इसराइली हलाक, मगरबी किनारे में कई जगह फौज के धावे। मस्जिद अक्सा के करीब फलस्तीनी नमाजियों और पुलिस में झड़पें, कई जख्मी। अमेरिका जंग शुरू करेगा तो खत्म हम करेंगे, ट्रंप की धमकियों पर ईरान के मेजर जनरल कासिम सुलेमानी का जवाब। पाकिस्तान में हुकूमत बनाने के लिए जबरदस्त सरगर्मियां, पंजाब में मुस्लिम लीग नून और पीटीआई दोनों दावेदार। इमरान खान के बंगले पर मुबारकबाद देने वालों का तांता। पाकिस्तान में हारने वाली जमातें नतीजे के खिलाफ सड़कों पर निकलेंगी। फजलुर रहमान ने कहा सिविलियन हुकूमत की आड़ में मार्शल लॉ कबूल नहीं। ब्रिक्स मुल्कों ने ताउन बढ़ाने से किया इत्तेफाक, अमेरिका पर तिजारती जंग छेड़ने का इल्जाम। जब चांद, सूरज और जमीन एक सफ में आ गए, सदी का सबसे लंबा चांद गहन शुरू। ये थी आज की खबरें। अब शेड्यूल फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।